करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आयुष्मान भव। इस प्रोग्राम में हम आयुर्वेद के इलाज की जानकारी आपको देते हैं, जिससे कि आप घर बैठे इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति का फायदा उठा सकें। आयुर्वेद में इलाज जड़ी बूटियों, सात्विक आहार और जीवन शैली के बदलाव के जरिए किया जाता है। आयुर्वेद आज स्वास्थ्य और निरोग जीवन के लिए एक प्रभावशाली मंत्र बनता जा रहा है। जिस तरह एलोपैथी ने लोगों का विश्वास जीता है, आज वही काम आयुर्वेद करके दिखा रहा है। हर असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है, बस लोगों को इसके बारे में जानकारी की कमी है। इसी कड़ी में आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड वो बीमारी जिसमें या तो शरीर बेहद सूखता चला जाता है या फिर हम मोटापे का शिकार होते चले जाते हैं। शरीर को खोखला कर देने वाली इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक बूटियों में मौजूद है, जो इसे जड़ से समाप्त कर सकता है। दरअसल बहुत अधिक थायराइड हार्मोन बनने के कारण हाइपरथायरॉयड की समस्या होती है, जबकि अगर हार्मोन्स कम निकलते हैं तो हाइपोथायरॉयड की दिक्कत हो सकती है। इन दोनों ही तरह की समस्याओं में शरीर में बेहद कमजोरी, थकान, पीरियड्स की अनियमितता, डिप्रेशन, सांस का फूलना जैसी कई और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। एलोपैथी में आजीवन हार्मोन्स की दवा लेनी पड़ती है, बावजूद इसके ये घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो इस रोग को जड़ से समाप्त कर सकती हैं। थायराइड से संबंधित बीमारी अस्वस्थ खान-पान और तनावपूर्ण जीवन जीने के कारण होती है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रांत पाटिल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। तो आइए डॉक्टर विक्रांत पाटिल का एक परिचय हम आपको बताते हैं। आपने अपनी BA MS की पढ़ाई भारतीय विद्यापीठ पुणे से की है। द्रव्य गुण में MD में भी आपने भारतीय विद्यापीठ पुणे से ही की है। IIAM फेलोशिप आपने कनाडा से की। इसके साथ ही और भी कई तरह के विशेषज्ञता आपने कई संस्थानों से ली है। आयुर्वेद में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको कई सम्मानों से विभूषित भी किया गया है। वर्तमान में पुणे में आपका थायराइड क्लिनिक है, जहां थायराइड दोष का इलाज किया जाता है। इसके अलावा आपने कई शैक्षणिक संस्थानों में आयुर्वेद को पढ़ाया भी है। डॉक्टर विक्रांत पाटिल ने देश विदेश में आयोजित आयुर्वेद के कई सेमिनार्स में हिस्सा लिया। तो ये थी डॉक्टर विक्रांत पाटिल का परिचय। अब हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज थायराइड के इलाज के बारे में डॉक्टर विक्रांत पाटिल हमें विस्तार से बताएंगे। तो आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है थायराइड, जिसके बारे में अब हमें जानकारी देंगे डॉक्टर विक्रांत। डॉक्टर साहब, आज हम थायराइड को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिनको अभी तक गनीमत है कि ये बीमारी हुई नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिरकार थायराइड है क्या, ताकि तमाम दर्शक इसको समझ सकें। थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड है हमारे शरीर की, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे हमारा इंसुलिन जो बनता है, तो इंसुलिन बनने वाला जो पैंक्रियास है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। वैसे यहाँ पे गले का जो हमारा स्वर यंत्र है उसके साइड में थायराइड की ग्लैंड होती है और उसको कंट्रोल करने वाली और एक ग्लैंड यहाँ पे ऊपर होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो थायराइड में से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक है T3 और दूसरा है T4। और इन दो हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी से निकलने वाला TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का अलग से एक हार्मोन रहता है। ये थायराइड की ग्लैंड हमारे शरीर का सेकंड मास्टर ग्लैंड है। हमारे शरीर में चलने वाले बहुत सारे कार्य इसी ग्लैंड की वजह से चलते हैं और इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब ये थायराइड की ग्रंथि जो है, ग्लैंड जो है, जब वो ठीक से काम करना बिगड़ जाती है, जब ठीक से काम नहीं करती है, तो उस वक्त हमें हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड ये बीमारियां हो जाती है। जैसे कि आपने कहा कि T3 और T4 अगर बढ़ता है तो उस वक्त पेशेंट को जो बीमारी होती है उसे हाइपरथायराइड कहते हैं, और अगर T3 T4 का प्रमाण कम हो जाता है तो इसे हाइपोथायराइड कहते हैं। तो ये दोनों भी बीमारियां आज बहुत ज्यादा प्रमाण में हमें मिल रही है। नॉर्थ इंडिया में इसका प्रमाण और ज्यादा है, और अगर हम देश का पूरा एक आंकड़ा देखें तो 2015 में जो सर्वे किया गया था उसमें लगभग 4.5 करोड़ लोगों को थायराइड की बीमारी निकल आई थी उस वक्त। हालांकि ये 2015 का आंकड़ा है, आज ये शायद 5 या 6 करोड़ तक पहुंच चुका होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी होती है शुरू में हम उसको छोटी मान लेते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद लापरवाही कर देते हैं, जिस वजह से वो बीमारी बाद में बड़ी हो जाती है और उस वक्त कह सकते हैं कि संभाले नहीं संभलती। उदाहरण के लिए जैसे दांत में कैविटी हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगी, लेकिन नौबत एक दिन ये आ जाती है कि दांत तक निकलवाना पड़ जाता है। अगर शुरू में ही लोग समझ जाएं तो तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर विक्रांत हमारे तमाम दर्शकों को बताएं ताकि अगर किसी को थायराइड शुरू होता है इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं ताकि वो शुरू में ही इसको कंट्रोल कर लें। बिल्कुल, पहले ये बता दूं कि थायराइड की जो बीमारी है वो लगभग 80% पेशेंट्स जो है वो फीमेल्स है। जेंट्स में ये बीमारी सिर्फ 20% देखी जाती है, क्योंकि जो जीन्स है हमारे, उस जीन्स से मदर से लड़की को जाना ये संभावना ज्यादा होती है, वो कैरियर होता है। वैसा मेल्स में होता नहीं है, इसलिए मेल्स की संख्या जो है वो 20% है और फीमेल जो है वो 80% है। अब इस 80% में से भी फिर थायराइड के जो दो प्रकार मैंने बताए, हाइपो और हाइपर, तो इसमें भी सारे पेशेंट्स अगर हम निकाल के देखेंगे तो उनमें भी 20% पेशेंट हमें हाइपर के मिलते हैं और 80% पेशेंट फिर से हाइपो के मिलते हैं। तो 80% हाइपो है तो इसलिए मैं पहले हाइपो के बारे में बता देता हूँ। हाइपोथायराइड में वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, स्किन ड्राई होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल बहुत सारा चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग रहता है। मतलब उस औरत का मूड अभी एकदम अच्छा रहता है, 2 मिनट में एकदम वो गुस्सा करने लगेगी या फिर रोने लगेगी। इस तरीके से मूड स्विंग्स उसमें बहुत ज्यादा दिखते हैं। थायराइड होने के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, हाइपो में स्लो डाउन हो जाता है और इसलिए हाजमा खराब होने शुरू हो जाता है। अब जैसे हाजमा खराब होता है तो हमारे शरीर में अलग अलग व्याधियां निर्माण होने के चांसेस हो जाते हैं। थायराइड जिनको है उनको डायबिटीज होने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही में हड्डियां कमजोर होना, मसल जो है मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, वो स्टिफनेस आ जाता है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो हाइपो में दिखते हैं। स्पेशली वजन बढ़ना जो है इसमें बहुत सिग्निफिकेंटली समझ में आ जाता है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अब हाइपरथायराइड जो है, हाइपरथायराइड इसके बराबर उल्टा रहता है, तो इसमें वजन कम हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा स्पीडअप हो जाता है और स्पीडअप होने के कारण वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को भूख अच्छी खासी लगती है, पेशेंट खाता भी बहुत सारा है, लेकिन उसका वजन कम होता है। कितना कम हो सकता है, तो हमारे पास एक प्रोग्राम मैंने देखी थी एक मुंबई में, तो उनकी उम्र थी 52 वर्ष थी और उनका एट द एज ऑफ 52 जब हाइपरथायराइड उनको हुआ तो उनका वेट लॉस हुआ, वो 27 किलो पे आई थी। तो इतना ज्यादा वेट लॉस हो सकता है हाइपरथायराइड में। हाथों को ट्रेमर्स आते हैं लोगों के, हाथ कांपना शुरू हो जाता है, पाल्पिटेशन रहता है बहुत ज्यादा, छाती में दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है और इरेगुलर हार्ट बीट्स आना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों को लूज मोशंस होते हैं जनरली, और बाकी मूड स्विंग्स और ये सारे सिम्टम्स तो इसमें भी दिखते हैं। लेकिन जो हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कहेंगे उसके बारे में हमें वजन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। हाइपर में वजन कम हो जाता है और हाइपो में वजन बढ़ जाता है। मतलब जैसे कई बार घर में कहा जाता है कि ये महिला, ये लड़की बड़ी मूडी है, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि मूड जो है वो ऐसे ही चेंज नहीं हो सकता है कि उसको थायराइड की भी परेशानी हो, इस समस्या से वो जूझ रहा हो या जूझ रही हो। जी, एक दर्शक हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं।
राजस्थान से मिलन है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैं ये पूछ रहा था सहकारी समिति में इसमें नियम और कानून क्या होते हैं सर? क्या सवाल पूछ रहे हैं मिलन जी आप? सहकारी समिति में नियम और कानून क्या होते हैं? सर, ये सरकारी समिति को लेकर कार्यक्रम नहीं है, माफी चाहेंगे। हम आयुर्वेद में आज थायराइड को लेकर बात कर रहे हैं। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर विक्रांत, जैसा कि अभी आपने बताया कि ज्यादातर महिलाओं में थायराइड की समस्या देखने को मिलती है, पुरुषों में ये काफी कम होती है, तो क्या ये जेनेटिक भी होती है? एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा था कि हमारे जो फीमेल एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो है मेल्स में होते हैं और एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो फीमेल्स में होते हैं। तो एक मतलब अगर मम्मी को है तो उसकी लड़की को होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये जेनेटिक है, आगे चला जाता है, लेकिन मेल्स में आने की संभावना कम रहते हैं। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि ऐसा भी हमने कई बार सुना है कि अगर किसी महिला को थायराइड है तो वहाँ कंसीव करने को लेकर सजेशन दिया जाता है कि जब तक थायराइड की समस्या है कंसीव ना करें, होने वाले बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। थायराइड की जो रेंज है, हार्मोन्स की जो रेंज है, उसमें जो TSH है जब वो बढ़ता है, जब हाइपोथायराइड हो जाता है तो T3 T4 कम होने के कारण TSH बढ़ जाता है। अब उसकी जो रेंज है वो 0.35 से लेकर 5.5 तक की है। तो 0.35 और 5.5 इसके बीच में TSH की लेवल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो या बढ़ा हुआ है थायराइड तो प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैं इसके पहले बात करते करते थोड़ा सा मेरे जहन से रह गया लेकिन थायराइड में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पीरियड्स ठीक से ना आना, रेगुलर ना आना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, कम होना, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। साथ में साथ उसके पेट में दर्द और ये सारी चीजें तो होती ही है क्योंकि दिस इज अगेन हार्मोनल डिसऑर्डर। तो ये होता है और इसी के कारण प्रेगनेंसी रहने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर प्रेगनेंसी रहती भी है और अगर थायराइड का हार्मोन आपका कंट्रोल्ड नहीं है, लेवल्स मेंटेन नहीं हुए हैं, तो प्रेगनेंसी, पहली बात तो प्रेगनेंसी रहना मुश्किल हो जाता है। सेकंड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब पहले 3 महीनों में वहां पे एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर वो प्रेगनेंसी मेंटेन भी हो जाए तो भी बच्चे में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आने की मतलब कोई ना कोई बच्चा अपंग भी हो सकता है क्या डॉक्टर साहब? क्योंकि एक दर्शक का ये सवाल था कि आप ये आज प्रोग्राम करेंगे तो इस सवाल को जरूर पूछिएगा। एग्जैक्टली तो यही है कि जब अगर वो प्रेगनेंसी मेंटेन भी हो जाती है तो बच्चे में कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज मतलब कुछ तो व्यंग जिसे हम कहेंगे, ऐसा कुछ होने की संभावना रहती है। दैट इज ट्रू। चलिए, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आज हम थायराइड को लेकर बात कर रहे हैं। अगर इससे जुड़ा आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो आप हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। देख रहे हैं आयुष्मान भवा और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड को लेकर। थायराइड की समस्या से अगर आप भी जूझ रहे हैं, परेशान हैं, आपको कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इसके लिए आप हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। आज थायराइड के बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर विक्रांत हमें, और हमारे साथ फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजेश हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपको आवाज मिल रही है राजेश जी? हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्ते। हेलो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, नमस्ते का जवाब भी दे दिया है, सवाल करिए आप अपना। डॉक्टर साहब, मेरा पेट बार बार खराब हो जा रहा है, करीब 2 महीने से लैट्रिन हो रहा है पतला। तो उसके लिए जो है आयुर्वेद में दिखाया था तो आराम नहीं हो रहा था। ओके। डायबिटीज है मुझे। डायबिटीज है? आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 50 है। ओके। टॉयलेट के लिए दिन में कितनी बार जाना पड़ता है आपको? पहले तो दिन में 4-5 बार होता था। अब इस समय जो है इंग्लिश से दवा किया हूँ तो कम से कम 1 बार 2 बार हो रहा है। ओके। तो आपने थायराइड चेक किया अपना? नहीं, अभी नहीं चेक करवाया। एक बार आप थायराइड चेक करवा लीजिए पहले। किसी भी बीमारी का अगर हल निकालना है, उसको ठीक करना है, तो उसके लिए पहला डायग्नोसिस अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये पेट जो खराब हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसे कहते हैं, या फिर जिसे IBS कहते हैं, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, ऐसा जिसे आयुर्वेद में गृहिणी कहा गया है,
ये बीमारी भी हो सकती है। तो हमें पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि आपको बीमारी कौन सी है, किसके कारण पेट खराब हो रहा है। तो पहले हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो आप पहले थायराइड की जांच करवा लीजिए। अगर उसमें कुछ है नहीं तो शायद आपको सिर्फ आईबीएस जैसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर विक्रांत, ये तो यहाँ पर राजेश जी का सवाल हुआ, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि जो भी थायराइड के पेशेंट हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं कि घर में ही चावल मत खाइए, गोभी मत खाइए, अरबी की सब्जी मत खाइए, मतलब जिसने जो बता दिया वो खाना छोड़ दिया। लेकिन हकीकत में होना क्या चाहिए, क्या चार्ट होना चाहिए? सबसे पहले जो है ना, वो जो आपने कहा गोभी, पत्ता गोभी खाना ही नहीं चाहिए, किसी ने भी नहीं खाना चाहिए। मतलब थायराइड के पेशेंट्स ने नहीं, मैं तो कहता हूँ भारत में बंद ही करना चाहिए। इतना बुरा पदार्थ है ये मूलतः भारतीय ओरिजिन का नहीं है, ये परदेशों से बाहर से आया हुआ है। और होटल्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो आसानी से बनने वाली जो सब्जियां होती है वो बनती है, इसलिए कैबेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कैबेज गॉइटर नाम से एक अलग से गॉइटर का टाइप होता है, जिसमें यहाँ पे जो गलगंड जिसे कहते हैं या गेंगा कहते हैं मेरे ख्याल से हिंदी में, तो ये कैबेज खाने के कारण होने के चांसेस रहते हैं। थायराइड में गॉइट्रोजेंस नाम का एक सब्सटेंस बहुत काम करता है, जैसे मतलब बढ़ाता है डिसीज को। तो ये गॉइट्रोजेंस जिन जिन पदार्थों में है वो पदार्थ खाने से थायराइड होने के या थायराइड की अगर बीमारी है तो उसको बढ़ाने के लिए ये चीजें काम करती है। इसमें सबसे पहला आता है पत्ता गोभी, दूसरा आता है सोयाबीन। लोग सोयाबीन को सिर्फ प्रोटीन के तौर पे देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बाकी के जो गुण है उनको भी हमें देखना पड़ेगा, उनकी क्वालिटीज जो है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। तो पत्ता गोभी, सोयाबीन, इन चीजों को हमें नहीं खाना है किसी भी हालत में। एक रिसर्च ऐसा किया गया था, लोग कहते कि हम कभी कभार खाएंगे, ऐसा होता है होटल में जाते हैं होटल्स में, तो वहां पे खा लिया। लेकिन बातें ऐसी है कि अगर ये गॉइट्रोजन आपके शरीर में एक बार चला गया तो लगभग वो 1 महीने तक आपके शरीर पे उसका इम्पैक्ट रहता है। इसलिए ये इन पदार्थों को कभी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन और कैबेज। इसके साथ साथ हम मेथी का सब्जी, आपको पता होगा मेथी की जो सब्जी है वो भी तकलीफ दे सकती है। इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब इसके साथ थायराइड में कंप्लेंट्स कौन से? अगर आपको थायराइड है और आपका वजन बढ़कर 100-125 किलो हो गया है तो ऑब्वियसली आपने वो फैटी पदार्थ जो है वो नहीं खानी चाहिए। दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद थायराइड, बट इट इज रिलेटेड टू योर वेट। आपका थायराइड और उसके साथ साथ आपके सिम्टम्स में क्या क्या है, उसके हिसाब से हमें क्या खाना है और क्या छोड़ना है ये देखना पड़ेगा। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको ऑयली सब्सटेंसेस, जंक फूड, ये सारे पदार्थ नहीं खाने हैं। अगर आपका वजन ज्यादा नहीं है तो आप खा सकते हो, लेकिन अगर वजन ज्यादा है तो आप खाने से आपको परेशानी और बढ़ेगी। इसके साथ साथ कैल्शियम रिच फूड लोग खाते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन उसके बारे में एक बात ऐसी भी है कि अगर कैल्शियम बेवजह भी हम लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो भी वो किडनी स्टोन जैसे प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पे चाहिए कि विटामिन D3 पेशेंट्स में लेना चाहिए। विटामिन D3 अगर मेंटेन हो जाता है तो कैल्शियम अपने आप से मेंटेन हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी के बजाय बिना कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एक बात हमें फॉलो करनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर विक्रांत पाटिल जी आपने दी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।